भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ भारतीय जनता पार्टी के लोग मिशन बना चुके हैं कि जनता पार्टी कहीं दोबारा अगर 2024 में आ जाती है तो इस देश से लोकतंत्र हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी एक साजिश करने वाला जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो वंचित और शोषित समाज है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के छलावे में आज न भारतीय जनता पार्टी को कभी पसंद करता था और न कभी बड़ी संस्थाएँ थी बड़ी बड़ी जहाँ से रोजगार निकलते थे, वो सभी सरकारी संस्थाओं का इन्होंने आते जाते होंगे तो गड्ढा दिखता है आपको? बिल्कुल, ये मेरे विधानसभा का ही सवाल नहीं है, पथरदेवा का ही सवाल नहीं है, ये पूरे प्रदेश में जो भी विकास काम हो रहे हैं सिर्फ कागजों में। साकिब अली साहब ने विधायक रह करके जितना काम कर दिया, सुप्रताप शाही जी आज मंत्री हैं, उसका 10%। एक समय था कि चीनी का पार्टी को छोड़ करके है ना, किसी दल के नेता ने, किसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश का विकास नहीं किया। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता डुबकी लगा करके और पवित्र होने के कगार में हैं, वहीं बसपा से सपा में शामिल हुए परवेज आलम जी, जो कि इनके पिताजी पूर्व मंत्री साकिर अली जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज चर्चा करेंगे कि आखिर जहां भारतीय जनता पार्टी में लोग बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, वहां आपने सपा को क्यों चुना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी देश हित में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। और सबसे ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी का नुकसान हुआ है तो पिछड़े दलितों अल्पसंख्यक समाज का नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र की हो, जब से बनी है तब से महंगाई, बेरोजगारी है ना, तमाम ऐसे सवाल में जिस पे भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने से कतरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यही 2019 के चुनाव में इनके नेता कहा करते थे कि हमारी सरकार बनवा दो, हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, है ना, हम बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। क्या ख़त्म हुआ? महंगाई कम हुई, बेरोजगारी ख़त्म हुई, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी केवल देश को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। इसको देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। 2022 में इनका सफाया तय है। 2024 में सफाया तय है जी। कहीं ना कहीं इसको कैसे देखते हैं? 2024 में जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मिशन बना चुके हैं कि 400 पार, सीधा 400 पार कहीं ना कहीं मिशन बना चुके हैं, और इसको कैसे लड़ाई को लड़ेगी कांग्रेस, सपा, बसपा, कैसे लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक साजिश करने वाली पार्टी है ना, साजिश करने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी एक देश में माहौल खड़ा करना चाहती है, जबकि जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है उसमें कोई हवा नहीं। इसके एक कर्नाटक के पूर्व मंत्री कहते हैं कि हमको 400 से अधिक MP दे दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। तो जो पार्टी संविधान को बदलने की बात कर रही है, देश की लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात कर रही है ना, वो पार्टी देश हित में क्या काम कर पाएगी। इसलिए पूरा देश, पूरा प्रदेश जो है ना, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, ये भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो वंचित और शोषित समाज है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के छलावे में नहीं आने वाला है। इनके प्रत्याशी जहां भी चुनाव लड़ेंगे उनको हम लोग बुरी तरह से चुनाव हराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी दावा कर रही है कि मुस्लिम समाज के जो भी अल्पसंख्यक जो वोटर हैं वो सारे हमारे तरफ कन्वर्ट हो चुके हैं। आप मुस्लिम समाज के और अल्पसंख्यक के बड़े नेता, आपके पिताजी भी बड़े नेता रहे और पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक हैं आप लोग। कैसे देखते हैं कि मुस्लिम समाज क्या भाजपा के साथ जा रही है या सपा के साथ रहेगी? देखिए, मुस्लिम समाज न भारतीय जनता पार्टी को कभी पसंद करता था और न कभी पसंद करेगा, ये कड़वी सच्चाई है। और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज का वोट न कभी पाई है न कभी पाएगी। वो केवल ये दिखाना चाहती है कि अल्पसंख्यक समाज जो इस देश का है वो कहीं भ्रमित हो जाए, वो भ्रम करके अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है।
यहाँ पे सवाल ये है कि जो बीजेपी ने वादा किया, क्या वो वादा पूरा हुआ देश की जनता के प्रति? कहीं नहीं हुआ। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा ये सरकार माफ़ करती है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए पैसा नहीं है इनके पास। जो सरकारी संस्थाएं थी बड़ी बड़ी, जहाँ से रोजगार निकलते थे, वो सभी सरकारी संस्थाओं का इन्होंने प्राइवेटीकरण कर दिया। और जो आरक्षण यहाँ के आरक्षण जो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को मिलता था, वो आरक्षण भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक तरह से ख़त्म हो चुका है। तो देश एक तरह से जो है अघोषित इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं दोबारा अगर 2024 में आ जाती है तो इस देश से लोकतंत्र हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस देश का संभवतः ये अंतिम चुनाव है कि हम लोग वोट डालने जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो शायद भविष्य में फिर इस देश में कभी चुनाव होगा ही नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि रोड का जो दावा कर रही है कि रोड डेली बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन अभी आते समय हम लोग जब देवरिया से आ रहे थे आपके घर, तो रास्ते में रोड गड्ढा, पूरा गड्ढा ही गड्ढा दिख रहा था। विपक्ष के बड़े नेता हैं और कैसे देखते हैं, आप भी इस रोड से आते जाते होंगे, तो गड्ढा दिखता है आपको? बिल्कुल, ये मेरे विधानसभा का ही सवाल नहीं है, पथरदेवा का ही सवाल नहीं है, ये पूरे प्रदेश में जो भी विकास काम हो रहे हैं सिर्फ कागजों में हो रहे हैं, है ना। जमीन पे कोई विकास काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किए जा रहे। यहीं के हमारे कृषि मंत्री हैं माननीय सुप्रताप शाही जी, है ना, और उनका दूसरा कार्यकाल है ना। और दूसरे कार्यकाल में देख लीजिए इस यहाँ के क्षेत्र की सड़कों का हाल। हमारे पिताजी स्वर्गीय शाकिर अली साहब जब विधायक थे 2012 से 17 तक, है ना, विधायक रहते हुए उन्होंने ऐतिहासिक इस क्षेत्र का काम किया। आज यहाँ की जनता कहती है कि स्वर्गीय शाकिर अली साहब ने विधायक रह करके जितना काम कर दिया, सुप्रताप शाही जी आज मंत्री हैं उसका 10% भी नहीं कर पाए। कृषि मंत्री हैं, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, किसानों के उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यहाँ बड़ी किसान मंडी होनी चाहिए पथरदेवा में, और नहीं पथरदेवा में तो जनपद में होनी चाहिए। किसानों की आय दुगुना नहीं होगी, किसानों की का जीवन खुशहाल नहीं होगा तो देश कैसे खुशहाल होगा, है ना। कृषि मंत्री हैं, यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिया उन्होंने, यहाँ कोई उद्योग लगा पथरदेवा में, है ना। तो तमाम ऐसे सवाल है कि इस सवाल पे जो है यहाँ की जनता वोट करने जा रही है। और निश्चित रूप से देवरिया संसदीय सीट, है ना, जो है इंडिया अलायंस के खाते में जाने वाली है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भारी वोटों से पूरे प्रदेश में चुनाव जीतने जा रहे हैं। दैनिक टीवी समाचार की टीम लगातार लोकसभा देवरिया की कवरेज कर रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं देवरिया के। क्या देवरिया के विकास को लेकर के कैसे कदम उठाया जाए, क्या विचार करने चाहिए, इस पर आपने कभी पहल किया या विचार किया? बिल्कुल, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और जनता से जुड़ी हुई समस्याओं सवालों को हमेशा फेस करते हैं, है ना। देवरिया जनपद एक समय था कि चीनी का कटोरा कहा जाता था। आज के डेट में 14 चीनी मिलें हुआ करती थी यहाँ पे, लेकिन आज की डेट में सब बंद है। आप देख लीजिए देवरिया जनपद में बहुत कम हिस्से में आज के डेट में गन्ने की खेती आप देखेंगे, है ना। किसान एक समय तमाम तरह की फसल किसान बोता था, लेकिन आज के डेट में किसान जो है सीमित हो गया, सीमित होकर के खेती कर रहा है, तो है ना, खेती महंगी होती जा रही है। तो तमाम ऐसे सवाल है। यहाँ पे उद्योग लगना चाहिए, यहाँ बढ़िया बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट बनने चाहिए, है ना, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, है ना, नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि चुने गए, चाहे वो हमारे यहाँ के विधायक मंत्री सुप्रताप शाही जी हों या देवरिया सदर के सांसद जी हों, इन लोगों ने कुछ 5 साल में कुछ किया नहीं। जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतरे। जी, बिल्कुल खरे नहीं। जनता के सवाल पे ये लोग खरे नहीं उतरे। और जनता ये जानती है ना, जनता ये जानती है कि इन लोगों ने कभी न विकास किया है न कभी विकास करेंगे। विकास तो समाजवादियों ने किया, है ना। समाजवादी पार्टी को छोड़ करके, है ना, किसी दल के नेता ने, किसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश का विकास नहीं किया। तो हमारे साथ परवेज आलम जी थे, जो कि पूर्व मंत्री शाकिर अली जी के पुत्र हैं और अभी राजनीतिक रूप से ये सपा में
शामिल हो चुके हैं और पूरी तरीके से ज़ोरों शोरों से अभी कह रहे हैं कि लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इंडिया अलायंस जो है चुनाव लड़ रही है और चुनाव को जीतेंगे भी और सत्ता में भी आएंगे। बाकी आपका क्या विचार है, इनके बारे में क्या जानते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इनके पिताजी का कार्यकाल कैसा रहा और उनकी कार्यशैली के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार रख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।